नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ, हम कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई जानकारियाँ लेके हमेशा आपके साथ होते हैं और हमारे साथ कुछ अनुभवी विशेषज्ञ भी होते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश अग्रवाल जी हैं। आज हम उनसे वेयर हाउस के संबंध में कुछ ऐसे सरल शब्दों में जानेंगे और समझेंगे वेयर हाउस से संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उसको। तो सबसे पहले स्वागत है प्रकाश जी आपका। धन्यवाद जी। अ, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों की आती हैं कि वेयर हाउस क्या है। ये सवाल अजीब है, लेकिन इसको मैं बहुत सरल शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उसकी उपयोगिता है और क्यों बनाए जाते हैं प्रकाश जी। वेयर हाउस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का एक सरल टूल है। अर्थात कि जहां किसान अपनी उपज को कुछ लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं, जिससे कि उनको अपनी फसल को औने पौने दामों पर न बेचना पड़े। वे उस समय तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त न हो। इसलिए सरकार ने आधारभूत संरचना घटक के अंतर्गत वेयर हाउस निर्माण के लिए ये स्कीम चालू की है, जहाँ पे खेतों के पास में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर अनाज अत्यधिक मात्रा में पैदा हो रहा है, वहाँ पर उनके भंडारण के लिए, उनको सहेजने के लिए, उनको प्रोक्योर करने के लिए वेयर हाउस का निर्माण किया जाता अ, प्रकाश जी, वेयर हाउस क्यों निर्माण हुआ ये समझ में आ गया, लेकिन अभी अच्छी बात ये हुई है कि वेयर हाउस पर सब्सिडी फिर से शुरू हो गई है है। और इसीलिए हमें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि लोग जानना और समझना चाहते हैं वेयर हाउस को सरल शब्दों में। तो मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि वेयर हाउस की संरचना, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और उसमें कोई मशीन वगैरह का उपयोग होता है क्या, जरा बताएं प्लीज़। वेयर हाउस की संरचना में ये सीमेंट, कंक्रीट और आयरन इत्यादि से एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। आजकल इसमें शीट्स का भी प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है, जिन्हें प्रोफाइल शीट्स के नाम से जानते हैं। अ, इसकी अलग अलग साइज के हिसाब से संरचना होती है। मशीनरी का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। केवल और केवल एक धर्म कांटा, जिसे हम बेब्रिज या धर्म कांटा के नाम से जानते हैं, वह हम 60 टन, 80 टन या 100 टन क्षमता का अपनी आवश्यकता अनुसार लगा सकते बहुत बढ़िया सर। जब हम वेयर हाउस लगाने का प्लान करते हैं हमारे हितग्राही, तो हमेशा ये सबसे पहले बात आती है कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए। मतलब हमारी खुद की ज़मीन हो या लीज की ज़मीन हो या किसके नाम से हो, किस प्रकार हो, ये एक बड़ा प्रश्न रहता है लोगों के मन में। तो कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़मीन आपकी स्वयं की भी हो सकती है। अर्थात आप स्वयं का, खुद का आपके नाम से अगर रजिस्ट्री है, आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। अथवा आप किसी भी अन्य व्यक्ति से लीज पर लेकर भी जमीन आप इस वेयर हाउस हेतु प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि नाबार्ड की इस विषय में गाइडलाइंस है कि यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से लीज पर जमीन ले रहे हैं, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है अथवा अन्य कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है, जिस दिन आपका लोन सैंक्शन होगा उस दिन से लेकर 15 साल की लीज आपकी अवश्य होनी चाहिए। अतः हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम आप 16 वर्ष की लीज करा लें, क्योंकि लोन सैंक्शन होने में भी 3 से 4 महीने, 5 महीने टाइम लग सकता है। तो 15 साल में अगर वो महीने हम ऐड कर लें तो 15 साल 4-5 महीने होते हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हुए आप कम से कम 16 वर्ष की लीज लेकर यह कार्य कर सकते सर, इसमें मेरा एक यहाँ प्रश्न और आता है कि क्या ब्लड रिलेशन या फिर जैसे पति पत्नी है, तो पत्नी के नाम से अगर वेयर हाउस हमें बनाना है टू अवेल द मैक्सिमम सब्सिडी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लेने के लिए, और ज़मीन पति के नाम से है, तो क्या पति को भी अपने पत्नी के नाम लीज करनी पड़ेगी ज़मीन, या बेटे के नाम या बेटी के नाम लीज करनी पड़ेगी? कृपया इस पर थोड़ा बताएं। हैं। जी बिल्कुल, लीज करना अत्यंत आवश्यक है। आयकर अधिनियम के अनुसार हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग पैन कार्ड होता है, अलग जी। एंटिटी होती है। ओके। इसी प्रकार से बैंक में भी हर एक व्यक्ति को एक अलग एंटिटी माना जाता है। तो यहाँ पर यदि पति के नाम से ज़मीन है या भाई के नाम से ज़मीन है, तो
अगर उसमें कोई महिला के नाम से हम कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस महिला के नाम से हमें 16 वर्ष की लीज जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए, और यह लीज भी हमें डाइवर्शन करने के उपरांत करानी चाहिए। कई लोग गलती कर लेते हैं, पहले लीज करा ली उसके बाद डाइवर्शन कराया, ऐसा ना करें। पहले आप डाइवर्शन कराएं, डाइवर्शन कराने के उपरांत ग्राम पंचायत की अनुमति लें और उसके उपरांत आप जो है अपना लीज कराएं। बहुत बढ़िया सर। बहुत सारी समस्याएं जो लोग पूछते हैं अक्सर वो दूर हुई। अब हम आते हैं मेन जो अभी सब्सिडी पार्ट है, सब्सिडी कंपोनेंट है, कि इस पूरी ग्रामीण भंडारण योजना या जो सरकार का इसमें जो सहयोग है वो क्या और किस प्रकार का है, थोड़ा सा उस पर मार्गदर्शन करें। बहुत ही ये खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा इस वर्ष पुनः 2021-22 के लिए इस सब्सिडी को प्रारंभ कर दिया गया है। अर्थात यह सब्सिडी अब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जितने भी वेयरहाउस बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, बैंकों द्वारा जिनके लिए टर्म लोन स्वीकृत किया जाता है, उन सभी को सब्सिडी के लिए पात्रता प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में विभिन्न सर्कुलर जारी हुए हैं। लेटेस्ट सर्कुलर 10 नवंबर को नाबार्ड द्वारा जारी किया गया है, जो कि आप इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी आप जी प्रदान कर सकते हैं लोगों को देखने के लिए, जिससे कि आप जब भी बैंक से लोन लेने जाएं और वो आपसे कोई दस्तावेज मांगता है तो आप उस सर्कुलर की कॉपी दिखाकर उनसे वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक और सवाल आता है कि सर ये सब्सिडी नाबार्ड से मिलती है तो नाबार्ड कितने कितने साइज के वेयर हाउस बनाने के लिए अलाउ करता है या सब्सिडी प्रदान करता है, इसका थोड़ा सा जानकारी दें। नाबार्ड छोटे से छोटे मिनिमम 50 मीट्रिक टन से लेकर अधिकतम 5000 मीट्रिक टन अच्छा। के साइज के वेयर हाउस पर सब्सिडी प्रदान करता है। यदि आपका पहले से कोई वेयर हाउस है तो कुल मिलाकर आप 10,000 मीट्रिक टन तक का वेयर हाउस बना सकते हैं। फर्ज कर लीजिए कि आपका पहले से 5,000 मीट्रिक टन तक का वेयर हाउस है तो आप 5,000 मीट्रिक टन का वेयर हाउस और बना सकते हैं उसी नाम से। उसी नाम से। यदि आपके पास में अगर 7,000 मीट्रिक टन का वेयर हाउस पहले से है तो आप सब्सिडी के लिए पात्रता के लिए मात्र 3,000 टन के ही वेयर हाउस बना सकते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छा आपने क्लियर किया, इसको स्पष्ट कर दिया बिल्कुल। सर इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये तो मेन सब्सिडी हुई जो नाबार्ड से मिलती है, बैंक से हम फाइनेंस कराते हैं तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्या इंटरेस्ट में भी कोई छूट होती है सरकार की ओर से? जी, अच्छा प्रश्न है। पिछली वित्तीय वर्ष में माननीय मोदी जी द्वारा एग्री इंफ्रा फंड स्कीम के तहत 3% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है वेयर हाउसेस के ऊपर। तो जो भी हितग्राही वेयर हाउस लगाना चाहते हैं या लगाते हैं वे इस स्कीम के अंतर्गत 3% प्रति वर्ष ब्याज अनुदान का लाभ ले सकते हैं। यदि बैंक द्वारा उनको 8% का ब्याज चार्ज किया जा रहा है तो 3% की राशि, ब्याज की राशि इसमें केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात आपको नेट 5% का ही ब्याज देना होगा। और साथ में इसमें एक CGTMSE स्कीम का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने पर जो भी गारंटी राशि है, जो भी आपको बैंक एक्स्ट्रा गारंटी मांगती है या कोलेटरल गारंटी मांगती है, उसकी भी गारंटी केंद्र सरकार ले रही है और आप बैंक से इस विषय में बात कर सकते हैं और वो इसमें आपको जरूर लाभ प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक एक्स्ट्रा जानकारी हमें दी। ब्याज के साथ साथ बिना गारंटी के भी लोन हम CGTMSE स्कीम के बारे में बात कर सकते हैं। सर मेरा अगला प्रश्न होगा, आपने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। अब हम जहाँ पहुँचे हैं कि भाई लागत क्या आएगी, इन्वेस्टमेंट क्या होगा एक वेयर हाउस को बनाने के लिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, लागत जो सरकार द्वारा इसमें निर्धारित की गई है वह है 3,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन, यानी कि आप 5,000 मीट्रिक टन का वेयर हाउस बना रहे हैं तो वहाँ पर आपकी शासन द्वारा निर्धारित लागत 1.5 करोड़ रुपए है। यदि इससे ज़्यादा भी आपकी अगर लागत आती है तो आपको अनुदान 3,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की आपकी जो लागत है शासन द्वारा उसी पर प्राप्त होगा। शेष राशि आपको स्वयं विनियोजित करनी होगी। और अनुदान का मैंने प्रतिशत आपको बता दूं, मैं आपको अनुदान इसमें आपको महिला उद्यमी, SC/ST उद्यमी, आपको हैंडीकैप्ड और एक्स आर्मी मैन, इन सब के लिए 33.33% का अनुदान है, जिसकी अधिकतम राशि 50 लाख रुपए है। और अन्य कैटेगरीज में जनरल मेल या फर्म या कंपनी अगर बनाते हैं तो
ऐसी कंडीशन में आपको 25% का अनुदान प्राप्त होगा। ओके सर, चूंकि आपने अभी अनुदान की बात की है तो इसमें एक और प्रश्न आता है कि लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और पार्टनरशिप फर्म में एक महिला पार्टनर होता है, एक पुरुष पार्टनर होता है, तो उस फर्म को सब्सिडी महिला के हिसाब से मिलेगी या पुरुष के हिसाब से मिलेगी, वो थोड़ा सा जानकारी दें। इसमें आपको यदि महिला कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में यदि अनुदान प्राप्त करना है जो कि 33% है, तो उसमें सभी जो इसके भागीदार हैं वो महिला ही होना चाहिए। ओके। हाँ, उसमें आप जो है यदि एक भी आपने इसमें पुरुष भागीदार आप रखते हैं तो फिर आप 25% वाली कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत स्पष्ट हुआ, ये बहुत लोगों का यह प्रश्न था। इसके अतिरिक्त तो सर एक कोई नॉर्म्स के हिसाब से एरिया कितना होना चाहिए हमें चाहिए वेयर हाउस के निर्माण के लिए। वेयर हाउस के निर्माण के लिए मैं जी बताना चाहूँगा, वेयर हाउस का चैम्बर जो बनता है, वेयर हाउस का जो शेड बनता है, उसका एक मोटा मोटा जो कैलकुलेशन है वह है 6 स्क्वायर फीट पर मीटर टन। मान लीजिए आप 1000 टन का वेयर हाउस बना रहे हैं तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 6000 स्क्वायर फीट आपको एरिया शेड की आवश्यकता होगी। इसके अलावा एंसिलरी यूटिलिटीज जैसे बेवरेज है, आपका ऑफिस ब्लॉक है ना, इन सब के लिए, और साथ में आपको ओपन रोड छोड़नी होगी चारों तरफ वेयर हाउस के, जिससे कि उसमें कभी आवश्यकता पड़ने पर फायर ब्रिगेड मूव कर सके। तो ऐसी स्थिति में वो सारा स्पेस हमें अलग से चाहिए होगा। जो शेड बनाने वाला स्पेस है उसके लिए आप इंटू 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितने टन की आपकी कैपेसिटी है, से 5000 टन है तो 5000 इंटू 6 30,000 में अप्रॉक्स आपका चैम्बर बन जाएगा जी। अच्छा सर, ये और बताएं मुझे, आपने पूरी जानकारी लगभग लगभग अच्छे से दे दी है। अब मैं बस अंत में ये पूछना चाहूँगा कि मुझसे प्रश्न करने वाले लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर शुरुआत कहाँ से करें, इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, मतलब ये करें फिर ये करें फिर ये करें, तो आप सरल शब्दों में थोड़ा बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होने वाला है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है वह होती है दृढ़ निश्चय से। सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि आप मन में ये एक स्पष्ट कर लें कि आपको वेयर हाउस लगाना है। देखिए, जहाँ निश्चय होता है वहाँ रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो पहले आप बिल्कुल मानस बना लें, आप अपने यहाँ स्टडी कर लें अपने एरिया की जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, कि वहाँ पर कितनी क्रॉप है, आपको कितना रेंट मिल सकता है, उससे आपके खर्चे किस प्रकार निकल सकते हैं। तो पहला एक स्टडी करके प्राइमरी अपना मन मजबूत कर लें कि हाँ हमें वेयर हाउस लगाना है। दूसरा जो सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है वह होती है ज़मीन का सिलेक्शन। क्योंकि यदि जगह नहीं है तो हमारी सारी प्लानिंग हवा में रह जाएगी। तो सबसे पहले हमें ज़मीन को चिन्हित करना बहुत आवश्यक है कि हमें कहाँ पर लगाना है। उसके लिए आपको बताना चाहूँगा ज़मीन के लिए कि ज़मीन आपकी नगर निगम क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए। अगर आपने ज़मीन नगर निगम क्षेत्र के अंदर है तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस जगह पर आप वेयर हाउस लगाना चाहते हैं वह जगह आपकी नगर निगम क्षेत्र से बाहर हो। उसके पश्चात आप उस जगह, यदि पहले से आपके पास में है तो उस जगह की आपको डाइवर्शन के लिए अप्लाई करनी होगी। यदि नहीं है तो आप उसका रजिस्ट्री कराएं या उसका लीज कराएं। उसके बाद में जो है आप आगे की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। डाइवर्शन कराना होगा, आपको ग्राम पंचायत से अनुमति लेनी होगी कि हम यहाँ पर वेयर हाउस लगाना चाहते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही एक नक्शा बनता है, एक मैप बनता है, वह भी हमें ग्राम पंचायत से अनुमोदन कराना होगा, उसको अप्रूव कराना होगा। साथ ही सिविल इंजीनियर के पास जाएंगे, वहाँ से एक एस्टीमेट भी तैयार होगा इसका। और यदि हम धर्म कांटा या बेवरेज लगा रहे हैं तो उसका हमें कोटेशन भी आवश्यक होगा। ये सारी चीज़ों के साथ में आपकी केवाईसी होनी चाहिए अपडेट। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिविल अगर डाउन है तो बैंक आपको फाइनेंस करने में तकलीफ महसूस करेगा। ये सारी चीज़ों के साथ में फिर बारी आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। आपका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार होता है, और डीपीआर तैयार करके बैंक के जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट उनके साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए विधिवत रूप से उसे बैंक में सबमिट किया जाता है। बैंक जब आपका एक प्रपोजल स्क्रूटनी करेगा तब वह आपकी लैंड का वैल्यूएशन कराएगा, उसका लीगल सर्च कराएगा उसका, और सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में वह आपको सैंक्शन प्रदान करेगा। सैंक्शन प्रदान करने के उपरांत आप प्रथम किस्त पाने के हकदार हो जाते हैं।
यह सब्सिडी बताना चाहूँगा आपको 2 पार्ट में प्रदान की जाती है, 50% एंड 50%। तो पहले 50% आपको जो राशि है वह लोन सैंक्शन होने के तुरंत बाद इसे क्लेम करना होगा, और यह क्लेम भी बैंक द्वारा ही किया जाएगा। बैंक के पास में पोर्टल होता है, वह पोर्टल में लॉगिन करके वह सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और आपको इसके अंतर्गत पहली सब्सिडी के लिए वह क्लेम नाबार्ड के अंतर्गत प्रस्तुत करेगी। वहाँ से पहली सब्सिडी आपकी आने के उपरांत और आपका वेयर हाउस पूर्ण होने के उपरांत आप द्वितीय सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप द्वितीय सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे तो वहाँ से एक टीम इंस्पेक्शन के लिए आएगी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, नाबार्ड और बैंक के अधिकारी मिलकर यह इंस्पेक्शन करेंगे कि आपने जो वेयर हाउस बनाया है वह तय मानकों के अनुसार बनाया है या नहीं, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है। यदि कोई कमी होगी तो वो चिन्हित करेंगे, वो कमी आपको दूर करनी होगी, और उसके पश्चात जब उनकी फाइनल रिपोर्ट चली जाएगी नाबार्ड को, तब आपका दूसरा सब्सिडी क्लेम रिलीज होगा। इस पूरी प्रक्रिया को करने में आपको अधिकतम समय जो मिलता है वह मिलता है 18 माह। तो आपको 18 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और इस संबंध में और भी कोई आपको कोई डाउट है तो आप अमित से बात करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया है, और निश्चित ही ये जानकारी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। थैंक यू सो मच। हम आगे भी आपकी जानकारियों का लाभ लेते रहेंगे, और ऐसी ही कुछ मूल्यवान जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में आप शेयर करें हमारे इस वीडियो को, चैनल को, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।